अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जिरा। मैं हूं उस्मान अहमद। नाज़रीन, बजट जारी कर दिया गया है और बजट इस मौके पर जारी किया गया है जब मुल्क को सियासी और मुआशी तौर पर शदीद बहरान का सामना है। हमारा ख़जाना खाली है और अखराजात के लिए हमारे पास पैसे भी मौजूद नहीं हैं। हमें अंदरूनी और बैरूनी कर्जे भी अदा करने हैं, उनकी इकसात भी अदा करनी है और ऐसे में हमारी तमाम उम्मीदें जो हैं इस वक्त IMF से जुड़ी हुई हैं। हमें तकरीबन $2 बिलियन इमदाद मिल रही है IMF से और इस हवाले से जो हुक्मरान जमात है वो कहती है कि तमाम जो शराइत हैं वो पूरी कर दी गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी MD IMF से मुलाकात हुई है और वो काफ़ी पुरुमीद नज़र आए कि इस बार जो इमदाद है वो जारी कर दी जाएगी और वो यही जो TV पर है उस पर आकर कहते हैं कि तमाम शराइत जो हमने पूरी कर दी हैं और जल्द ही हमारा जो मुआहदा है वो कामयाब होता हुआ नजर आएगा। नाज़रीन, अब ये बात है कि अगर ये मुआहदा हो जाता है तो दीगर इदारों दीगर ममालिक से भी इमदाद फेरी हमें मिलेगी और जो मौजूदा माली साल का जो बजट है इस हवाले से विफाकी बजट में $2.4 बिलियन जो मुतवक्के तौर पर IMF से मिलना उसको भी शामिल किया गया है। अब गौरतलब बात यह है कि क्या IMF इस बजट को तस्लीम करेगा? अगर IMF इस बजट को तस्लीम नहीं करेगा तो क्या हुकूमत इस बजट पर दोबारा से नज़रसानी करेगी या नहीं करेगी? और इस हवाले से आपको बताते चलें कि जो IMF का मुआहदा है उस पर ताख़ीर होती जा रही है और हुकूमत जो है वो इसका जिम्मेदार जो है वो गुज़श्ता हुकूमत को ठहरा रही है कि उनकी तरफ से नवंबर में अगर मुआहदा नवा जायज़ा जो है उसको कंप्लीट कर लिया जाता तो फिर हालात कुछ और होते, अक्सर हालात बदल गए होते। उन्होंने मुआहदा किया, मुआहदे को पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया और जो गुज़श्ता हुकूमत पर ही तमाम इसका मलबा डाला जा रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि तमाम शराइत इसकी पूरी कर दी गई हैं। मुतवक्के तौर पर मौजूदा हुकूमत का ये आखिरी बजट है, इलेक्शन ईयर है, इसके बाद ये इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे और इलेक्शन फ़ंड के लिए जो 47-48 अरब रुपए हैं वो भी उन्होंने मुख्तस कर दिए हैं। और इस हवाले से अब देखें कि इलेक्शन कमीशन को ये जो बजट है ये जारी भी किया जाता है या नहीं जारी किया जाता। और कुछ हल्का अहबाब तो ये कहते हैं कि इलेक्शन जो 1 साल 2 साल होते नज़र नहीं आ रहे, लेकिन बहरहाल जो बजट है वो मुख्तस कर दिया गया है। 46-47 अरब रुपए का बजट है जो मुख्तस किया गया है। 5 अरब जो हैं वो पहले ही ऑलरेडी जारी किए जा चुके हैं इलेक्शन कमीशन को। नाज़रीन, अब यही वजह है कि IMF के आखिर मुतालबात हैं क्या बजट जो है IMF की शराइत पर पूरा उतरेगा नहीं उतरेगा? IMF के लिए आई कैचर साबित होगा ये बजट या नहीं होगा? नाज़रीन, $6 अरब के खसारे को पूरा करने का IMF की तरफ से मुतालबा किया गया था। हुकूमत बजट में कोई ऐसी सब्सिडी या तकसीम या स्कीम नहीं देगी जिस पर अमल मुमकिन ना हो या किसी दूसरे बजट से हिस्सा वहां पर उठा के यहाँ पे लगाना पड़े। ये मुतालबात थे, ये शराइत थी जो कि IMF की तरफ से रखी गई थी। बहरहाल बजट पेश किया गया है। सरकारी मुलाजमीन को जो 17 ग्रेड से ऊपर के मुलाजमीन हैं उनको 30% उनकी जो सैलरी है उसमें इजाफा किया गया है। इससे नीचे 17 ग्रेड से नीचे के जो मुलाजमीन हैं उनमें 35% इजाफा किया गया है। जो पेंशनर्स हैं उनको 17.5% इजाफा किया है। लेकिन आम आवाम को इसमें क्या मिला है? आम आवाम की तो सिर्फ टेंशन में इजाफा हुआ है इस वाली चीज़ से, क्योंकि हमने देखा है कि 700 अरब के नए टैक्सेस जो हैं अब आवाम पर लगाए जाएंगे। मेरी नज़र में हुकूमत को जो बजट है उसको मेंटेन रखना चाहिए था। पेट्रोल के ऊपर, जो आटा है उसके ऊपर, या जिस तरह गैस है, बिजली है, इस पर सब्सिडी दी जानी चाहिए थी। इसकी कीमतों को कंट्रोल किया जाना चाहिए था। लेकिन क्या किया जाए कि हुकूमत का अब इलेक्शन ईयर भी है और इस पर जो उन्होंने एक बजट पेश किया है, सब्सिडी अगर देंगे तो उस पर मज़ीद सब्सिडी देनी पड़ेगी। अगर किसी सब्सिडी को ख़त्म करेंगे, हमने देखा कि फ्रीलांसर जो हैं उनको भी सब्सिडी दी गई है इसके अंदर। और इसके साथ साथ जो हमारी सनतें हैं उनको भी ड्यूटी फ्री टैक्स कर दिया गया उनके हवाले से। नाज़रीन, अब इस बजट के आने से महंगाई का क्या बनेगा, ये एक सवाल है कि बजट तो पेश कर दिया गया है, अब महंगाई का आगे क्या बनेगा? आइंदा माली साल की जो GDP शरह है 3.5% रहने का तखमीना लगाया गया है और महंगाई को 21% पर रखने का तखमीना नाज़रीन लगाया गया है। अब जो तमाम ये अदाद शुमार हुकूमत ने बजट में बताए गुज़श्ता रोज़, अब इसका सारो दारोमदार पाकिस्तान और IMF के साथ जो मुआहदा है उससे मुंसलिक है। अब तमाम नज़रें IMF के साथ हैं, कोई मुआहदा होगा, वहाँ से हमें इमदाद मिलेगी तो फिर ही हम 21% की जो महंगाई की शरह वहाँ पर आ सकते हैं। हम अपना GDP ग्रोथ जो है 3.5% इसका जो तखमीना लगाया गया इस पर आ सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, IMF ने पेशगोई भी की थी, IMF की तरफ से पेशगोई की गई थी कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह जो है जून 2024 में 16% पर आ जाएगी।
अब इसका भी दारोमदार IMF के साथ जो हमारा जो मुज़ाकरा चल रहे हैं उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। और जून जिस तरह ख़त्म होगा, 9वां जायज़ा भी हमारा उनके साथ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन, अगर 9वां जायज़ा नवंबर में पूरा कर लिया जाता तो हालात कुछ और होते। लेकिन बहरहाल 9वें जायज़े को हम बाद में 10वें जायज़े की तरफ आ जाते। लेकिन अभी 9वां जायज़ा हमारा चल रहा है। 30 जून को ये जो जायज़ा है इसका हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी हुकूमत को 3 साल का नया मुआहिदा करना पड़ेगा अपनी जो 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 गिरता हुआ बजट है उसको बेहतर करने के लिए, अपने कौमी खजाने को बेहतर करने के लिए। दूसरे ममालिक से नाज़रीन, इस वक्त जो $6 बिलियन की जो शर्त आयद की गई है उसमें $4 बिलियन तो इस वक्त हुकूमत इकट्ठे कर चुकी है। लेकिन अभी भी $2 बिलियन इकट्ठा करना बाकी है। और अब किस तरह से गवर्नमेंट इसको इकट्ठा करेगी, क्योंकि जियो पॉलिटिकल का सामना भी हुकूमत को करना पड़ रहा है। इस हवाले से जो अरब ममालिक हैं UAE और सऊदी अरब, उससे अभी तकरीबन $4 बिलियन ही हुकूमत जो है वो इकट्ठी कर पाई है। नाज़रीन, इसके साथ साथ हम रेमिटेंसेस की बात करते हैं, हम तरसीलात ज़र की बात करते हैं। 325 रुपये जो डॉलर है वो ओपन मार्केट में मिल रहा है और एक्सचेंज रेट जो डॉलर का है वो 285-286 रुपये चल रहा है। ऐसे में रेमिटेंसेस को किस तरह से बेहतर किया जाएगा? ऐसे में जो गैर मुल्की सरमायाकार बैठे हैं वो किस तरह से उनको ये चीज़ अट्रैक्ट करेगी? ज़ाहिर बात है हुकूमत को इस बारे में कुछ ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेंगी जो कि आई कैचर साबित हों फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, कि अगर वो अट्रैक्ट करते हैं पाकिस्तान को तो ठीक है, नहीं तो उनके पास दूसरी ऑप्शन भी मौजूद हैं। वो मलेशिया जा सकते हैं, वो तुर्की की तरफ जा सकते हैं। इस बारे में भी गवर्नमेंट को तवज्जो देने की ज़रूरत है। नाज़रीन, अब जो इकोनॉमिक सर्वे है वो ये बता रहा है कि ये खराबियाँ हो चुकी हैं और जो बजट है वो हमें बता रहा है कि हमें ये चीज़ भी ठीक कर लेंगे, ये अच्छाइयाँ हो जाएंगी। इसमें भी एक तजाद पाया जा रहा है। इट्स टोटली ऑपोजिट। इसको किस तरह से गवर्नमेंट लेकर चलेगी? और जो गवर्नमेंट ने एक उम्मीद की वजह से आइंदा माली साल की जो बजट है उसके अंदर विफाकी बजट में $2.4 बिलियन का जो मुतवक्की इमदाद मिलनी है उसको भी शामिल किया है। अगर वो इमदाद नहीं आती, IMF के साथ मुआहिदा नहीं हो पाता, तो हुकूमत क्या करेगी? इस बजट का क्या बनेगा? क्या इस पर दोबारा से नज़रसानी भी करेगी या नहीं करेगी? नाज़रीन, बहरहाल अब देखना यह है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर 35 अरब रुपए तक यूटिलिटी स्टोर को मुख्तस किए गए हैं, जो कि मुख्तलिफ सब्सिडीज़ की मद में होंगे। और सनतों को ड्यूटी टैक्स फ्री कर दिया गया है। सरकारी मुलाजमीन के लिए भी एक खुशखबरी है कि उनको 30 से 35% उनके लिए इजाफा कर दिया गया है। लेकिन इसमें अब ये देखना है कि पाकिस्तान इस वक्त तारीख के मुआशी बहरान से गुजर रहा है। पहले भी मुआशी बहरान आए हैं, लेकिन इस वक्त जो ये शदीद मुआशी बहरान है जिसे गुजर रहा है, और ऐसे में बजट पेश किया जाना, तो इस बजट से हमें क्या तवक्कुआत होंगी? और ये बजट पाकिस्तानी तारीख का इस वक्त मुश्किल तरीन बजट जो है वो तसव्वुर किया जा रहा है। नाज़रीन, अब इसमें यह बात भी है कि पॉपुलेशन बढ़ने के हिसाब से फूड सिक्योरिटी भी ख़त्म हो रही है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब जो हैं वो फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, हम इसको किस तरह से बेहतर करेंगे। पॉपुलेशन में जिस तरह से इजाफा हो रहा है और रोज़ रोज़ हम देख रहे हैं कि आटे और चावल की कीमतों में भी एक नई कीमत हम देखते हैं कि रोज़ बरोज़ जो उनका जो फिगर्स हैं वो अप से अप ही होते जा रहे हैं। तो अब फूड सिक्योरिटी भी ख़त्म होती जा रही है। और ऐसे में हम किस तरह से जो इसको बेहतर मज़ीद करेंगे और क्या हुकूमत को इक़दाम उठाने जाने चाहिए, इस प्रोग्राम में आज हम इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, इसके अलावा पॉलिसीज़ ही डिटरमिन करती हैं कि जो गैर मुल्की सरमायाकार हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं या नहीं होते। कि पॉलिसीज़ क्या हैं हुकूमत की? नाज़रीन, पिछले साल के अभी तक अहदाफ पूरे नहीं हो सके हैं, तो अब देखना है कि मौजूदा साल के जो अहदाफ रखे गए हैं वो पूरे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। टैक्स आमदन जो है वो तकरीबन 9,200 अरब रुपए रखी गई है। पिछली ही 7,100 अरब की जो थी वो पूरी नहीं हो पाई थी, लेकिन बहरहाल अब 9,200 अरब रुपए टैक्स आमदन जो रखी गई है इसको किस तरह से पूरा किया जाएगा? क्योंकि जो फाइलर्स हैं उनकी तादाद जो है वो 3 बिलियन तक है हमारे मुल्क में सिर्फ, और बड़ी तादाद है जो नॉन फाइलर्स हैं और इनको इससे कोई सरोकार नहीं है कि उनका टैक्स जो है वो कहाँ पर खर्च किया जा रहा है, कहाँ पर वो टैक्स लगाया जा रहा है। और देखें कि एक बच्चा टॉफ़ी भी अगर लेता है तो उसका भी टैक्स देना पड़ रहा है, और रोज़मर्रा की कितनी अशियाँ जिन पर आवाम जो है वो टैक्स देती है। लेकिन बहरहाल जो इंपोर्ट है उनको बेहतर करने की ज़रूरत है। हम इंपोर्ट पर डिपेंड करते हैं और इंपोर्ट्स को बेहतर करने की ज़रूरत है। इसके लिए हमारे पास डॉलर ही मौजूद नहीं है। कैश फ्लोस को बेहतर करने की ज़रूरत है। डॉलर की कीमत अगर मुस्तहकम होगी, ज़ाहिर बात है बैरूनी इन्वेस्टर्स फिर ही उनको ये चीज़ अट्रैक्ट करेगी। पाकिस्तानी सरमायाकार ही फिर भी इन चीज़ों पर करेंगे, क्योंकि हम ज़ाहिर बात है हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही डॉलर्स की मद में होती है और डॉलर्स हमारे पास मौजूद ही नहीं है। लेकिन जो अब इसकी तमाम तर जिम्मेदारी कौन है? तमाम तर देखो जिम्मेदारी जो गुज़श्ता हुकूमत पर ही डाली जा रही है। माहिर मुआशियात इमरान एजाज साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। इमरान एजाज साहब, बजट पर पहले आते हैं कि बजट, आप इस बजट को किस तरह से देखेंगे? क्या रिव्यूज है आपकी इस बजट पर?
जो है ना, ये तो सिर्फ समझ लें आपके 42 दिन का बजट है। इसके बाद जो आगे हुकूमत ने अवाम के साथ करना है वो अवाम अवाम जानेगी, और उसके बाद आगे क्या होगा इसका भी कुछ भी नहीं पता। ये सिर्फ मफरूजे का एक बजट है, जिसके अगर रियलिटी में आप देखें तो ग्राउंड रियलिटी में जितने टैक्सेस की बात की जा रही है, अगर आप पिछला अदब देखें तो वही पूरा नहीं हुआ, तो अगले अदब को आपने किस तरह पूरा करना है। महंगाई जो है वो उसी तरह ही अवाम के सर के ऊपर मंडलाती रहेगी। और अगर आप देखें तो इस बजट जो अभी इन्होंने अनाउंस किया उसमें अवाम के लिए तो कुछ भी नहीं है, जिसकी बेस के ऊपर अवाम ये अंदाजा लगा सके कि क्या ये बजट हमारे लिए बेहतर होगा, क्या महंगाई की शरह हम्म। कम होगी, या किन किन चीजों में उन्होंने कुछ किया है। दूसरी जो आपने बात की, देखें अभी हमारे जो वजीर खजाना साहब हैं वो पॉलिसी पता नहीं क्या बना रहे हैं कि उनको पता ही नहीं चल रहा कि इस वक्त पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी क्या है। इस वक्त हम्म। पाकिस्तान में सरमायाकारी बिल्कुल खत्म है, इंडस्ट्रीज आपकी बंद हो रही हैं, आपका हुनरमंद तबका जो है वो दूसरे ममालिक में जाके जॉब कर रहा है। अब दूसरी जो बात करें आप महंगाई की, तो महंगाई का ये आलम है कि अगर एक घर में 5 बंदे कमाने वाले थे, 5 में से 4 बंदे जो हैं वो बेरोजगार हैं, और वो इस वक्त अपने रोजगार की तलाश में है, और जबकि हुकूमत की तरफ से उनके लिए कोई भी रोजगार के मौके मौजूद नहीं है। अब अगर आप दूसरी बात करें तो वजीर खजाना साहब बड़ी डटाई से ये बात करते हैं, जी हम लोग जी सस्ता तेल खरीद रहे हैं जी ईरान से, हम लोग जो है वो चाइना से मजीद अपना रोड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर कर रहे हैं ताकि वहां से चीजें जो पाकिस्तान में आती हैं उसके लिए आसानी हो। हम लोग रूस से गैस या दूसरी मौके जो है वो फराम कर रहे हैं। बात करने का मकसद है सारा कुछ तो आप इंपोर्ट कर रहे हैं। आपकी पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो बेस करती है आपकी एक्सपोर्ट के ऊपर। आप हम्म। ये बताएं कि आपके पास तो मुल्क में डॉलर ही मौजूद नहीं है। डॉलर आपके पास मुल्क में कैसे आएंगे? डॉलर आपके पास मुल्क में तब आएंगे जब आपकी एक्सपोर्ट अच्छी होगी। आपको इस वक्त पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रीज है उसको इस तरह बहाल करना चाहिए कि हम लोग अपनी प्रोडक्ट जो है वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करें। हम लोग सिर्फ इंपोर्ट के ऊपर बेस कर रहे हैं, और इंपोर्ट का मतलब ये है कि आपके मुल्क में डॉलर होने चाहिए। और इंपोर्ट की भी अगर आप बात करें तो इंपोर्ट ओरिएंटेड जो भी फैक्ट्रीज हैं उनको भी अभी बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है। अभी वजीर खारजा साहब और ये क्लेम तो करते हैं कि हम लोगों ने एलसीज जो है वो बैंक को ओपन कर दी है, अब डॉलर का कोई मसला नहीं है, आप एलसी ओपन करें इंपोर्ट मंगवाएं। लेकिन जब आप ग्राउंड रियलिटी पे कोई एलसीज ओपन करने का कहते हैं तो उस वक्त स्टेट बैंक की तरफ से आपको बड़े वाज़ेह इंस्ट्रक्शन है कि आप 365 दिन क्रेडिट के ऊपर अपनी एलसीज ओपन कर लें और इंपोर्ट मंगवा लें। अब 365 दिन पे आपको कौन सा ऐसा मुल्क है जो आपको उधार सामान दे देगा, जबकि उसको पता है कि ये तो एक ऐसा मुल्क है जिसकी तो 30 दिन की गारंटी नहीं है कि आने वाले 30 दिनों में क्या होगा। ना तो ये पता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट किसकी है, और ना तो यहाँ पे हमें ये पता है कि अगर हमारे मुल्क से कोई चीज वहां पे जा रही है तो उस चीज की अश्योरिटी क्या है कि ये पैसे हमें मिल जाएंगे। 3-3 महीने तक, 4-4 महीने तक आपके जहाज जो है वो समुद्र में खड़े रहते हैं। जब उसका डैमरेज स्टोरेज इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तब जाके स्टेट बैंक आपको अलाउ करता है कि आप इसका आई फॉर्म रिलीज करवा लें और आप इसको क्लियर करवा लें। जो भेजने वाला सामान जो है वो चाइनीज जो इंपोर्टर है वो भी परेशान है, क्योंकि उनकी इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहां पे पड़ी है, उनको भी नहीं पता कि इंपोर्टर के साथ वहां पे क्या होगा। और जो इंपोर्टर है उसकी वजह से उसकी मिल्स जो है वो बंद हो गई है, वो अब 6-6 महीने तक, 4-4 महीने तक एक रॉ मटेरियल का कैसे इंतजाम करेगा? आप अगर बेस कर रहे हैं सब कुछ आपने इंपोर्ट करना है तो आप पाकिस्तान को फिर बिल्कुल इंपोर्ट के ऊपर ले आए और यहाँ पे आप डॉलर चला दें। और अगर आपको ये देखना पड़ेगा कि देखिए हमारे मुल्क की इकॉनमी तब बेहतर होगी जब हमारे मुल्क में डॉलर आएगा। और डॉलर कैसे आएगा? डॉलर इस तरह से आएगा कि आप पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रीज है उसको एक्सपोर्ट के मौके फराम करें कि हमारी जो यान है, कॉटन है, और चीजें जो एक्सपोर्ट है, राइस है, इन चीजों को एक्सेस मिले पूरी यूरोपियन मंडियों में और अमेरिका में और पूरी दुनिया में, जिस तरह के हिंदुस्तान भी कर रहा है। आपके यहाँ हम एग्जाम्पल नहीं देना चाहते ना हिंदुस्तान की ना बांग्लादेश की। आज बांग्लादेश की इकॉनमी क्यों बेहतर है? क्योंकि बांग्लादेश ने इंपोर्ट पे कम और एक्सपोर्ट पे बहुत ज्यादा तवज्जो दी है। आज बांग्लादेश की प्रोडक्ट जो है वो स्टिचिंग करके पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया में जा रही है। हमारा रॉ मटेरियल बांग्लादेश में जाता है, वहां से स्टिच होता है और पूरी दुनिया में जाता है। क्या हम्म। हुकूमत पाकिस्तान जो है उनकी आंखें बंद हैं, या वो जो इंडस्ट्रीज तबका जो है वो उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है? आपके मुल्क में डॉलर तभी आएगा जब आप यहाँ पे एक्सपोर्टर को एक फैसिलिटीज देंगे। आप एक्सपोर्टर को कोई फैसिलिटीज यहाँ पे दे नहीं रहे, मिलें जो है वो आपकी बंद हो रही हैं, डॉलर की आपको जरूरत है। अब 2-4 महीने बाद जब आप लोगों ने ये कर्जों की किस्तें वापस करनी है तो आपके मुल्क में तो पैसा ही नहीं है। आपने बजट भी अनाउंस किया हुआ है, आपने इन सब चीजों को कैसे क्लियर करना है, कैसे आपने इस बहरान से निकलना है, इसका आपके पास रोड प्लान कोई भी नहीं है।
अब देखें ना, ये जितना भी जो बजट है, ये तो सिर्फ मफरूजे के ऊपर है, ग्राउंड रियलिटी के ऊपर हमारे पास इसकी फिजिबिलिटी है ही नहीं। अगर तो हम्म। गवर्नमेंट के पास इसकी फिजिबिलिटी होती तो गवर्नमेंट बजट से पहले ही अवाम को कुछ रिलीफ दे देती। ये वो गवर्नमेंट है जिसको आए हुए भी 1 साल हो गया और उसने अवाम को किसी किस्म का किसी जगह पे रिलीफ नहीं दिया। हम कैसे तवक्को कर सकते हैं कि आने वाले बजट में अवाम को जो है वो रिलीफ मिलेगा? बहुत मुश्किल है कि अवाम को यहाँ पे रिलीफ मिल सके। तो इसके लिए वजीर खजाना साहब को अच्छा इमरान साहब, पॉलिसी ये बनानी बताइएगा पड़ेगी। कि हुकूमत ये कहती है, इसाक डार साहब ये कह रहे थे कि अगर हमारा मुआहदा नहीं भी होता तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लान बी भी हमारे साथ मौजूद है। तो प्लान बी क्या हो सकता है आपकी नज़र में? ये कोई प्लान बी है भी या नहीं, कि हवा में सिर्फ तीर चलाए जा रहे हैं? सर बिल्कुल, हुकूमत के पास प्लान बी भी है। वो प्लान बी यही हम्म। होगा कि वो हम लोग अपनी ग्लोबल पॉलिसी जो है, जो एक पूरी दुनिया में चेंजिंग आ रही है, शायद हो सकता है कि हम आपको हम एक ब्लॉक से निकल के हम दूसरे ब्लॉक में डाइवर्ट करते हैं अपने आप को। फॉर एग्जाम्पल, हम्म। हम लोग चीन या रूस की तरफ अपना जो है वो असर और रसूख ज्यादा करते हैं और अमेरिका और यूरोप को हम लोग बाईपास कर रहे हैं। लेकिन ये मजीद एक बहुत बड़ा बहरान साबित होगा पाकिस्तानी अवाम के लिए भी और आपके ओवरसीज पाकिस्तानी जो यूरोप और यूएस में है उनके लिए भी। क्योंकि अभी हम्म। हुकूमत जो है वो उसको सही तरह अंदाजा नहीं हो रहा कि वो पाकिस्तान को किस गलत डायरेक्शन में लेके जा रही है। एक तरफ आपकी फिजिबिलिटी ये है कि आपको दुनिया का कोई भी मुल्क जो है वो कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो मुल्क आपको कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है, वो सबसे पहले ये समझने से कासिर है कि क्या इस मुल्क में हम लोगों ने किससे बात करनी है कि जो बंदा हमें ये अश्योरिटी दे कि हम अगर आपको कर्जा देते हैं तो हमें ये किस तरह वापस मिल सकता है। तो अगर हम लोगों ने अपने आप को स्विच करके प्लान बी की तरफ लेके जाएंगे और हम ये समझते हैं कि शायद हमें चीन या रूस या दूसरे ब्लॉक में जाने के बाद हमारी मईशत को कोई फायदा हो जाएगा, या वो लोग हमें अंधों की तरह हम पे इतमाद हम्म। कर लेंगे और हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करके हम लोग चुप करके खामोशी से इस ब्लॉक में चले जाएंगे और हमारा सर्वाइवल मुमकिन है। तो मैं एक बात बड़ी क्लियरली आपको आज ये बताना चाहता हूं कि अगर हम ये समझते हैं कि हम प्लान बी में चले जाएंगे और रूस और चीन जो है वो हमारी इसमें मदद कर देंगे, तो ये हमारी फिर एक खाम ख्याली होगी। कोई भी हम्म। मुल्क तब तक हम पे इतमाद नहीं करेगा जब तक हमारे मुल्क में यानी कि इस स्टेबिलिटी प्लान बी का नहीं कोई होगी। फायदा नहीं होगा हमें? सर कोई फायदा नहीं है। देखिए ना, स्टेबिलिटी सही। नहीं होगी हमारे मुल्क में ठीक तो है। हमें हमें सर कैसे ब्रेक पे चाइना और जाना है रूस। मुझे। सर ब्रेक पे मुझे जाना है, आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ता जा रहा हूँ कि टैक्स इजाफा कर दिया गया है और 700 अरब से जायद के टैक्सेस लगा दिए जाएंगे। एक बच्चा भी अगर टॉफ़ी लेता है तो उस पर भी टैक्स वो दे रहा है, लेकिन उसके समरात आवाम तक नहीं पहुँच रहे। इमरान साहब ब्रेक से आएंगे और ब्रेक से बाद इस बात पर हम जो है वो जिरा करेंगे। वेलकम बैक नासरीन, प्लान बी की बात हम कर रहे थे। इमरान एजाज साहब माहिर मुआशियात हमें प्लान बी के बारे में बता रहे थे। इमरान साहब कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात को। जी सर, मकसद ये है कि देखिए, अगर अब जो हुकूमत कह रही है कि प्लान बी की तरफ हम लोगों ने जो दूसरे ग्रुप को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो उसके जो असरात हैं, उसके असरात जो हैं वो पाकिस्तान के लिए मजीद खतरनाक होंगे। उसकी वजह हम्म। ये है कि सर देखें, कोई भी ग्रुप हमें तब ज्वाइन करेगा ना जब उसको पता चलेगा कि इनके मुल्क में कोई स्टेबिलिटी है। तो हम्म। वो इस वक्त मौजूदा हालात में वो नहीं चाहेंगे कि हम लोग किसी ऐसी कश्मकश में अपने आप को डालेंगे जिसमें हम लोग मजीद क्राइसिस में उलझ जाए। तो प्लान बी जो ये बता रहे हैं, वो प्लान बी शायद जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो यूरोप और यूएसए में रहते हैं उनके लिए शायद वो मजीद खतरनाक हो सकता है। ये बेसिकली तौर पर मसला है। तो हुकूमत को चाहिए कि वो हर चीज को संजीदा लें। और दूसरी बात मुझे समझ नहीं लग रही, जब आपको पता है कि आईएमएफ ने आपको पैसे नहीं देने, आपको हम्म। आईएमएफ की तरफ से आप उनका प्रोग्राम डिले लग रहा है या आप उनकी हम्म। शराइत को जो है वो नहीं मान सकते, तो तब आप इसमें डिले क्यों कर रहे हैं? आप अवाम को जो है, पाकिस्तानी अवाम को मजीद उलझनों में ना डालें। आप एक मुल्क में स्टेबिलिटी कायम करें, आप ओपनली आए, स्टेटमेंट दें, अपनी बात खत्म करें, बताएं जी ये शर्त है आईएमएफ की, हम ये नहीं मान सकते, लिहाजा हम ये सोच रहे हैं कि हम लोग दूसरे ब्लॉक में चले जाएं। हम लोगों ने अब सारी चीजें जो है वो अपनी बॉर्डर कनेक्टिविटी के ऊपर लेके जाना है। हम लोग एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं कि क्या हम बॉर्डर कनेक्टिविटी से अपने जो नेबर्स हैं उनके साथ तिजारत करने से अपने मुल्क की इकॉनमी जो है वो उसको बेहतर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। पूरा एक रोड प्लान बना के दें। और दूसरी बात यह है कि अगर तो आईएमएफ ये कहता है आपको कि आपके मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है, आपको इलेक्शन की तरफ जाना है, तो हुकूमत को चाहिए एक इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दे ताकि आपके मुल्क में एक स्टेबिलिटी आ जाए, पूरी दुनिया को पता चल जाए, अवाम को पता चल जाए, जो भी जिस लेकिन जगह इमरान साहब आईएमएफ अवाम की है। अब तमाम शराइत पूरी कर दी गई हैं
तो क्या जो बजट पेश किया गया आईएमएफ इस बजट को तस्लीम करेगी? क्या ये बजट आईएमएफ के अहदाफ के मुताबिक है? सर अभी तक आईएमएफ की तरफ से आपको इस बजट के बाद कोई भी पॉजिटिव सिग्नल उनकी तरफ से कोई भी नहीं मिला कि जिसमें उन्होंने ये बिल्कुल कह दिया बिल्कुल। हो कि हम लोग जो है वो अब पाकिस्तान के इस बजट से मुतमिन है और हम लोग जो है वो पाकिस्तान का बेल आउट पैकेज के ऊपर रिव्यू कर रहे हैं। आईएमएफ हमें तब सीरियस लेगा जब हम लोग अपने अपने मुल्क की आवाम और अपने मुल्क की मुईशत को सीरियस लेंगे। जब तक हम लोग अपने मुल्क की अवाम और अपनी मुईशत को जो है वो सीरियस नहीं ले पाएंगे, आईएमएफ तो क्या है, दुनिया का कोई भी मुल्क हमें सीरियस नहीं लेगा। हम लोग अभी तक आईएमएफ से जो भी बातें हो रही हैं वो सिर्फ एक मफरूजे के बिना पे ऊपर हो रही हैं। अगर आप ग्राउंड रियलिटी पे ऊपर बात करें तो आईएमएफ जो है वो उसकी तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है। वो हमसे किसी भी बेल आउट पैकेज को बनवाने के लिए या कुछ करने के लिए हमारे साथ टेबल टॉक पे आने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि जहां से हम लोगों ने आईएमएफ के साथ बंद गली में दाखिल हुए थे अभी तक हम लोग वहीं पे ही हैं और आईएमएफ हमें उस गली में दाखिल करके खुद वहां से निकल चुका हुआ है। और हम लोग लेकिन इमरान साहब, इसमें यह भी है कि अगर आईएमएफ इस बजट को तस्लीम नहीं करता, हमारा उनसे मुआहदा नहीं हो पाता, फिर क्या होगा? सर फिर क्या होगा? फिर हम लोग जो है वो बहरान की तरफ है। फिर हुकूमत जो है वो हाथ पांव मारेगी दूसरे मवालिक की तरफ कि मजीद हमें उन लोगों की तरफ से कोई बेल आउट पैकेज मिल जाए, कोई हमें मजीद उनकी तरफ से कोई लोन मिल जाए। और अगर दुनिया का कोई भी मुल्क आप हमें लोन देगा तो उसकी अब अगली शरायत यही होगी कि भाई इसके बदले आप लोग हमें क्या कर रहे हो। देखे ना, अब तो कनेक्टिविटी में ऐसा है कि हर मुल्क जो है वो अपने इंटरनल क्राइसिस में मसरूफ है। अगर हम रशिया की बात करें तो वो रशिया ऑलरेडी यूक्रेन के क्राइसिस की वजह से ऑलरेडी सैंक्शन लिस्ट में है। अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान के ऊपर भी बहुत सारी पाबंदियां हैं। आज अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना को भी इंटरनली जो है वो अपनी मुईशत में थोड़े से बुरहान का सामना है। तो जब हर मुल्क जो है वो अपनी इंटरनल जो क्राइसिस है उसमें वो मसरूफ होगा तो हम क्या समझते हैं कि हम इतने लाडले हैं? क्या हम लोग उनके लिए इतने फायदेमंद हैं कि वो हमारे साथ किसी प्लान बी के ऊपर आके हमारे मुल्क में इतनी सारी इन्वेस्टमेंट कर लेगा और हमें इस मौजूदा बुरहान से निकलना पड़ेगा? मेरे ख्याल से इस वक्त जो पाकिस्तान की पॉलिसी बनाने वाले जो लोग हैं, जो हुकूमत है, जो इदारे भी हैं, उन लोगों को चाहिए खुदा के लिए वो अपनी आंखें खोलें। अपनी आंखें खोल के वो रियलिटी के ऊपर जाके वो जाके ये देखें कि जिनकी वजह से हम लोग प्लान बी पे जा रहे हैं क्या वो लोग भी हमें सीरियस लेते हैं या नहीं लेते। कहीं ये ना हो कि हम प्लान बी को अनाउंस करके तो बाद में हम लोग प्लान ए से भी हाथ धो बैठे कि दोबारा हम लोगों को यूरोप या अमेरिका या आईएमएफ की तरफ जाने के लिए हम लोगों को मजीद उनकी मिन्नत समाजत करनी चाहिए। और कहीं ऐसा ना हो कि इनके प्लान ए और बी के चक्कर में अवाम कोई प्लान सी दे दे और जिसकी वजह से अवाम को इस स्टेज के ऊपर चला जाए कि मुल्क जो है वो खाना जंगी का शिकार हो जाए। तो फिर ये लोग क्या करेंगे? फिर इनके पास कोई प्लान नहीं होगा देने के लिए, डी सी कोई भी नहीं होगा प्लान, क्योंकि अवाम ऑलरेडी प्लान सी दे चुकी होगी। तो हुकूमत को चाहिए कि खुदारा वो होश के नाखुन लें, वो कोई भी ऐसा मफरूजे की बेस के ऊपर कोई भी चीज ऐसी अनाउंस ना करें। कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट अगर आप दे रहे हैं तो आप उसको ग्राउंड रियलिटी के ऊपर देखें, क्योंकि देखें अब अवाम जो है, पाकिस्तानी अवाम जो है, उसका सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका हुआ है। इस बजट में आप लोगों ने गरीब अवाम को तो कुछ नहीं दिया, उसके ऊपर उसी तरह टैक्सों की बरमाल है। खाने पीने की चीजें जो है उसके ऊपर उसी तरह टैक्स है, उसी तरह की। अभी रिलीफ ये मिलना चाहिए था कि एक जो नौकरी पेशा बंदा है आप उसको डिफाइन कर रहे हैं कि वो 25 से 32 हजार रुपए पर चला गया। भाई इस मुल्क में तो आज की डेट में जो 50 हजार कमा रहा है उसका गुजारा नहीं है। वो 50 हजार रुपए की आपकी 25 हजार रुपए की वैल्यू है। अगर आप 6-7 हजार रुपया इंक्रीज आपने ये कर दिया उसकी लोकल मजदूर की एक सैलरी में, तो सर जी आपको ये देखना पड़ेगा महंगाई में इससे कितने गुना ज्यादा इजाफा हुआ है। आप कोई ऐसा पैकेज लेके आए, आपने ये बजट जिन चीजों पे मुख्तसस किया है उनको थोड़ी देर के लिए सोचें, दोबारा रिव्यू करें। इस वक्त जो हमें मेन जो प्रॉब्लम है वो मेन प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जो गरीब तबका है पाकिस्तान का वो पिस चुका हुआ है। आपके यूटिलिटीज बिल जो है वो इतने ज्यादा है कि अवाम को रिलीफ नाम की कोई चीज नहीं मिल रही। आप लोगों को चाहिए कि आप लोग बैठ के सबसे पहले उस अवाम को रिलीफ दे जिनके पास कल को आपने वोट मांगने जाना है। इमरान साहब, आपने प्रोग्राम के शुरू में एक्सपोर्ट की बात की थी। हम एक्सपोर्ट पर हमारा डिपेंडेंट है और एक्सपोर्ट हम कर नहीं पा रहे क्योंकि हमारे पास डॉलर मौजूद नहीं है और जो कैश फ्लोज है उसका भी हमें सामना करना पड़ा है। इसको इम्प्रूव करने की भी हमें ज़रूरत है। लेकिन अगर अब देखा जाए कि आईएमएफ ही हमें सिर्फ एक उम्मीद नज़र आ रही है, जैसे कि आपने अभी कहा कि प्लान बी मौजूद है, लेकिन प्लान बी का कुछ खातर खौफ फ़ायदा हमें हासिल नहीं होगा। लेकिन अगर हम प्लान बी की तरफ नहीं भी जाते, प्लान ए पे ही रहते हैं और आईएमएफ ही हमारी आखिरी उम्मीद है, तो इस डिले का जिम्मेदार
जिम्मेदार कौन है? जो ताखीर पे ताखीर सामने आ रही है और इसके बाद हम देख रहे हैं कि हमने बजट भी पेश कर दिया और बजट में जो मुतवक्के तौर पर $2.4 बिलियन हमें IMF से आना है उसको भी हमने बजट का हिस्सा बना दिया है। तो अगर वहां से हमें नहीं मुआहिदा हमारा कंप्लीट होता तो इस बजट की क्या हैसियत होगी? क्या हुकूमत इस पर नजरसानी करेगी? क्या इसका जिम्मेदार भी किसी और को ठहराया जाएगा? किसी और पर इसकी जिम्मेदारी डाली जाएगी? जो भी हुकूमत पाकिस्तान से जब जाती है तो नई हुकूमत आती है, सबसे पहला उसका जो बयानिया होता है ना वो यही होता है कि ये जितनी भी खंदकें, जितनी भी मुश्किलात से हम गुजर रहे हैं, इसका जिम्मेदार पिछली हुकूमत है। लेकिन सर, बात करने का मकसद ये है कि ये स्टेटमेंट अब बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी हुई है। अब पाकिस्तानी अवाम जो है उसमें बहुत ज्यादा अवेयरनेस है। बात करने का मकसद ये है कि देखिए, आप पाकिस्तानी अवाम को दो कश्तियों में सवार कर रहे हैं। एक कश्ती में आपके पास IMF है, दूसरी कश्ती में आपके पास प्लान B है। अब अगर आप बात करें कि अगर हम लोगों ने IMF की तरफ ही जाना है तो हुकूमत को चाहिए इस चीज को डिले ना करे, जो भी फिजिबिलिटी है वो बनाए। और दूसरी जो आप बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट की, देखें एक्सपोर्ट के लिए इस वक्त जो फिजिबिलिटी बनानी है वो सिर्फ जो है ना, वो फिजिबिलिटी ये है कि आप लोगों ने सिर्फ पाकिस्तान के ताजिर तबके के साथ एक मीटिंग करनी है, उसके साथ बैठ के एक होम फ्रेमवर्क बनाना है। फ्रेमवर्क बना के आप लोगों ने उनको सब्सिडी देनी है, उनको रिलीफ देनी है। इमरान साहब, हमें ज्वाइन किया आसिफ बाजवा साहब ने, रहनुमा मुस्लिम लीग नून है। बहुत शुक्रिया बाजवा साहब आपके कीमती वक्त का। बाजवा साहब, हदफ रखे गए हैं, बजट पेश कर दिया, सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी अंदर रख दी मुराद, उनके 30 से 35% इजाफा कर दिया गया, पेंशनर्स की पेंशन में 17.5% इजाफा कर दिया गया, गरीब आवाम की टेंशन में इजाफा कर दिया गया। तो जो अहदाफ हैं वो तो पिछले साल के भी पूरे नहीं हो पाए, तो इस दफा के अहदाफ को किस तरह से पूरी करेगी हुकूमत? बाजवा साहब से राब्ता करने की दोबारा से हम कोशिश कर रहे हैं। इमरान साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि आप बात कर रहे थे कि कैश फ्लोज को हम किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, डॉलर हमारे पास है नहीं, हम किस तरह से एक्सपोर्ट की तरफ बढ़ सकते हैं, IMF ही हमारी आखिरी उम्मीद है। सर, मकसद ये है कि सबसे पहले इस वक्त जो करना चाहिए था हुकूमत को, ये करना चाहिए था कि मुल्क की जितनी भी इंडस्ट्री जो है, जिनको जिस जिस बहरान का सामना है, उन लोगों के साथ एक फिजिबिलिटी बनाते, उनके साथ बैठ के मीटिंग करते, उनसे कोई बजट के ऊपर कोई राय लेते कि किन किन जगह के ऊपर आपको रिलीफ चाहिए। एटलीस्ट कम से कम जो एक फैक्ट्री है जो आज बंद हो गई है, 2000 से 1500 मजदूर वहां पे काम करता है, वो सारा मजदूर आपका बेरोजगार है। अगर आपकी फैक्ट्री चल जाती तो ऑटोमेटिकली जो बेरोजगार बंदा उनको रिलीफ मिल जाना था। आप लोग उन फैक्ट्रीज ओनर उनके साथ बैठ के एक फिजिबिलिटी बनाते, फिजिबिलिटी बना के देखते कि किस एरिया में उन लोगों को हेल्प करने की जरूरत है, ताकि आपका एक्सपोर्टर जो है वो आपके रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करता, एक्सपोर्ट करके दूसरे मुल्क में भेजता, उसके बाद उस मुल्क से डॉलर की मद में आपके मुल्क में पैसे आने थे। तो ऑटोमेटिकली जब आपके मुल्क में डॉलर आएगा तो आपकी फिजिबिलिटी जो है वो अच्छी होगी, आपकी ग्राउंड रियलिटी अच्छी होगी। तो आपको ये चाहिए था कि आप कम से कम एक्सपोर्टर जो है उनको कोई रिलीफ देते। इसमें इशू ये भी है कि हमें ओपन मार्केट से डॉलर 325 रुपए का मिल रहा है, अगर हम एक्सचेंज रेट देखें तो 285 286 रुपए में चल रहा है। ऐसे में रेमिटेंसेस कैसे आएंगी सर, किस तरह से बेहतर करेंगे इनको? सर देखें, जो एक्सपोर्ट है ना उसके लिए तो अगर फॉर एग्जांपल आपके जो रेमिटेंस बाहर मुल्क से आपके मुल्क में आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो लोकल रुपीस में कन्वर्ट हो रहे हैं। उसका एक्सपोर्टर जो है वो उसको फायदा ही होता है अगर पाकिस्तान में एक्सचेंज रेट उसका ज्यादा है तो, क्योंकि ऑटोमेटिकली उसने जब वो यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा होता है कोई चीज, तो उस वक्त में उसकी जो कॉस्ट होती है वो उस वक्त के हिसाब से डॉलर में जा रही होती है। उसके बाद जब वो पेमेंट उसको वहां से अपनी जो कंसाइनमेंट की है वो दूसरे मुल्क से पाकिस्तान में आती है, तो उस वक्त ऑटोमेटिक एक्सचेंज रेट के डिफरेंस की वजह से उसको काफी जगह पे उसका बेनिफिट हो जाता है। हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट, क्योंकि जाहिर है अगर आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में कोई चीज आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ केमिकल या कुछ रॉ मटेरियल जो है वो इंपोर्ट करना पड़ता है। अब जब आप उस चीज को इंपोर्ट करते हैं तो उस इंपोर्ट करने के लिए आपको एलसी खुलवानी पड़ती है। जब आप एलसी की तरफ जाते हैं तो स्टेट बैंक आपको कहता है 365 दिन पे एलसी खुलवा लो। अब 365 दिन पे एलसी आपको कौन खोलेगा? कोई भी इंपोर्टर जो है, कोई भी दुनिया में जितने भी जिस जगह से आपने इंपोर्ट करना है वो आपको इतने लंबे क्रेडिट के ऊपर सामान भेजने के लिए तैयार नहीं है। बैठना चाहिए इनसे, तो तमाम को जो हमारे पास ताजिर मौजूद हैं उनके साथ बैठकर इस बारे में बात करनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आसिफ बाजवा साहब ने हमें ज्वाइन किया। बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। एक बजट पेश कर दिया गया है और बड़ा अच्छा बजट है, सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी उसमें खुशखबरी हैं, लेकिन अगर अवाम को देखा जाए तो अवाम के लिए कोई खुशखबरी वाली बात नहीं है। 700 अरब के टैक्सेस लगा दिए गए हैं और पिछले गुज़श्ता साल के जो माली साल था उसके हदफ पूरे नहीं हो सके, तो हुकूमत इन अहदाफ को किस तरह से पूरा करेगी? हमारे स्पीकर में नहीं, उनके स्पीकर में। जी बाजवा साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? सर मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी।
जी, बाजवा साहब से रब्ता करने की दोबारा हम कोशिश करें, टेक्निकल वजूहात की बिना पे बाजवा साहब से बात नहीं हो पा रही है। अब इमरान साहब मैं आपकी तरफ ही आऊँगा, आप इसी सवाल का सर जवाब दे दें। सर किस तरह से देखें, अहदाफ को कवर करेगी गवर्नमेंट? अहदाफ को पूरा करना गवर्नमेंट के लिए बड़ा ही आसान है। वो फौरी तौर पे सबसे पहले तो पाकिस्तानी अवाम की जो इस वक्त प्रॉब्लम है ना, उसको वो सीरियस लें, वो अपनी सियासत को सीरियस ले लें, और वो पाकिस्तान का जितना भी तबका ताजर इंडस्ट्री है, चाहे वो जो भी है, उन सबको एक स्टेज के ऊपर लेके आए, एक टेबल के ऊपर लेके आए, उनके साथ बैठे और फिजिबिलिटी तैयार करें। देखिए, आप जो टैक्सेस की बात कर रहे हैं ना, अवाम तो ऑलरेडी 3,000 रुपए की आप खरीदारी कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है, 500-800 रुपए आप उसके ऊपर टैक्स पे कर रहे हैं। अवाम तो ऑलरेडी टैक्स दे रही है, लेकिन अवाम इस वक्त अब ये जानना चाहती है भाई कि ये टैक्स का जो पैसा ये जा कर रहा है, ये लग कर रहा है, ये रिलीफ कहाँ पे मिल रहा है, क्या इसकी वजह से अवाम को कोई रिलीफ हो रहा है? अवाम तक इसके देखें, जब तक आपके ताजिर बरादरी में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, उनको अपने मुल्क के ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, उनको ये पॉलिसी बनाने वालों के ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, आप टैक्स की कलेक्शन का अहदाफ पूरा नहीं कर सकते। अभी जो ताजर तबका है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो उसको ये है कि वो ये सोच रहा है कि भाई हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करके तो ऑलरेडी फंस चुके हुए हैं, हमें तो समझ नहीं लग रही, हम टैक्सों पे टैक्स अदा करते जाएं और गवर्नमेंट की तरफ से हमें रिलीफ कोई नहीं मिलता। जब तक आप ताजिर तबके को किसी जगह के ऊपर रिलीफ नहीं देंगे, आप पाकिस्तानी अवाम को एक कॉन्फिडेंस में नहीं लेके आएंगे कि भाई उनका दिया हुआ टैक्स का पैसा जो है वो अच्छी जगह पे यूटिलाइज हो रहा है, तब तक सर आप पाकिस्तानी अवाम से कैसे टैक्स कलेक्ट करेंगे? फिर हुकूमत के पास यही बहाना होगा कि वो क्या करेगी, जिन जिन चीजों पे सब्सिडी लगी है वो सब्सिडी खत्म करेगी, हर चीज के ऊपर टैक्स जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करवाएगी, कुक कैन कुक हर चीज को। जब आप इन चीजों को इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे तो अवाम के पास फिर कुव्वत खरीद ही नहीं होगी, फिर लोग जो है वो डेफिनेटली वो दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा, उसको पता होगा ऑलरेडी कि भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का मकसद है कि आप लोग अपनी सरमायाकारी को बिल्कुल इनसिक्योर समझे। तो बात करने का मकसद ये है सर, हुकूमत जो है वो उसको चाहिए कि बजट तो उन्होंने पेश कर दिया, ठीक है, लेकिन अब अगला काम वो ये करें कि भाई वो मुल्क के साथ सीरियस हो जाए, सीरियस हो के वो सियासत के ऊपर जितना टाइम जाया कर रहे हैं उतना टाइम वो मुल्क की मईशत के ऊपर और इस चीज पे लगा दें कि भाई हम लोगों ने इसको ठीक करने के लिए किस अहदाफ के ऊपर जाना चाहिए, ताकि मुल्क में आज ताजिर तबका जो है, आप अगर किसी भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इंडस्ट्री या किसी से भी कोई बात कर ले, मीटिंग सबके साथ हुई है, फिजिबिलिटी सबने बना के दी है कि सर इस फिजिबिलिटी पे चलेंगे शायद हमारी इंडस्ट्री ठीक हो जाए, लेकिन क्या उस फिजिबिलिटी के ऊपर कोई काम किया गया है? वो सिर्फ पेपर वर्क पकड़ के साइड पर रख दिया और हुकूमत ने अपनी मर्जी का जो है जो बजट बनाया हुआ था वो बजट प्रेजेंट कर दिया। अब जब आपने वो प्रेजेंट कर दिया बजट, तो भाई अब ताजिर तबके पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, वो तो अब ये सोच रहे हैं कि भाई अब हम लोगों ने करना क्या है। अब जिस बंदे के अब अगर आप बात करेंगे आज आपके मुल्क में क्या कोई फॉरेनर जो है वो आके इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, तो सर जिस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं होगी, जिस मुल्क में हुकूमत जो है वो अवाम के साथ सीरियस नहीं होगी, वहां पे सर कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? हम लोग मजीद बहरान पे बहरान, मजीद एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं। तो खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तानी अवाम ने प्लान ए को भी हुकूमत नहीं पूरा कर सकी, प्लान बी लॉन्च करेगी, तो पाकिस्तानी अवाम ने प्लान सी लॉन्च कर देना है। और वो प्लान सी जो लॉन्च होगा ना, प्लान पे जाने से पहले, किसी भी कोई भी इकदाम करने से पहले सियासी हालात को बेहतर करना बड़ा जरूरी है। और इलेक्शन के लिए भी अब बजट में पैसा रख दिया गया है, 47 अरब रुपए रखे गए हैं, 5 अरब रुपए पहले इलेक्शन कमीशन को जारी कर दिए गए। दूसरे ममालिक भी बड़ी गहरी नज़र रख रहे हैं पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की सियासी हालात पर। इस अदम इस्तेहकाम से कैसे निकला जा सकता है? और इलेक्शन होते आपको नज़र आ रहे हैं कि बजट अब रख दिया गया है, इलेक्शन हो जाएंगे। सर देखें, अगर तो हुकूमत को सीरियस, हुकूमत और वो तमाम इदारे जो इस वक्त पाकिस्तान के स्टेक होल्डर हैं, उनको चाहिए कि अगर पाकिस्तानी अवाम को और पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालना है तो उसका वाहिद हल है इलेक्शन। जितनी जल्दी आप इलेक्शन पाकिस्तान में करवा देंगे, उतनी जल्दी आप प्लान ए पे भी जा सकते हैं, उतनी जल्दी आप प्लान बी पे भी जा सकते हैं। आपको ये सोचना चाहिए कि अगर पाकिस्तान का इस वक्त स्टेबिलिटी का वाहिद हल इलेक्शन है तो आप इसको डिले ना करें। आप हुकूमत आज भी ऐलान कर सकती है ना इलेक्शन का, बता दें कि जी 42 दिन बाद हम लोग जा रहे हैं, इस डेट में हम सोच रहे हैं इलेक्शन करते हैं, इस तरह हम लोग के टाइगर गवर्नमेंट बना रहे हैं, इस तरह ये सारा कुछ करेंगे हम लोग। हुकूमत ऐलान कर दे, मुल्क में स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। अब अगर ये तो हुकूमत के ऊपर है ना कि वो कितना को मुल्क के साथ सीरियस है, वो कितना को इसको सीरियस लेते हैं कि हम लोग स्टेबिलिटी की तरफ जाएं। जब तक हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं होगी सर, IMF तो क्या,
प्लान बी वाले भी जो ममालिक हैं ना, जिनकी तरफ हम नजरें जमा के बैठे हुए हैं, चाहे वो रशिया है, चाहे ईरान है, चाहे रूस है, कि क्या वो हमारी कोई मदद कर देंगे? सर ये भी हमारी कोई खातिर ख्वाह मदद नहीं करेंगे। इन लोगों ने तो हम्म। जितनी मदद हमारी करनी थी कर दी है। अब जब 2-4 महीने बाद आप लोगों ने किस्तों की तरफ वापस जाना है, तो तब आपको पता चलेगा वो आपको किस निगाह से देख रहे हैं। तो सर हुकूमत को चाहिए कि खुदा के लिए होश के नाखुन लें और एक होमवर्क के ऊपर, जो सीरियस होमवर्क है उसके ऊपर, प्लान के ऊपर काम करें। आज गरीब हम्म। तबका पिस चुका हुआ सर। 25-30 हजार सैलरी, क्या आप अगर लाख रुपए की वैल्यू निकालें तो लाख रुपए की जो वैल्यू है वो 50,000 रुपया हो चुकी है। 1 लाख रुपया कमाने बिल्कुल। वाला जो बंदा है ना, वो सर 50,000 रुपया कमा रहा है। उसकी वजह यह है हम्म। महंगाई इतनी बढ़ गई है। उसके महंगाई। लिए तो सारा बिल्कुल। कुछ उसी तरह ही है। वो किस तरह अपने अच्छा, खानदान का सर्वाइवल करेगा? इमरान साहब, अब एक मुतवक्किल तौर पर ये आखिरी बजट है, 1.5 माह रह गया है और इस हुकूमत का सिर्फ 1.5 महीना ही है, फिर अल्लाह करे कि इलेक्शन हो जाएं। तो आपको ये बजट कैसा लगता है? ये एक अच्छा बजट था या ये मजीद बेहतर हो सकता था? सर देखें, ये बजट मजीद बेहतर हो सकता था अगर हम्म। तो हुकूमत ये बजट बनाने से पहले ग्राउंड रियलिटी के ऊपर जाती। ग्राउंड रियलिटी के ऊपर जाके जितना भी ताजर तबका है या पाकिस्तानी अवाम जो है, या देखती कि मुल्क में इशू एग्जैक्टली है कहाँ। अवाम को इस वक्त जो रिलीफ चाहिए, वो रिलीफ ये चाहिए कि भाई जो महंगाई है, जो बिजली की कीमत है, गैस आती नहीं है, उसके बिल इतने ज्यादा हैं। पेट्रोल हम्म। ठीक है, आपने ईरान से लेना शुरू कर दिया, आप उसको ऊपर कम करें, लेकिन जो बेसिक प्रोडक्ट है, सबसे ज्यादा जरूरी था मुल्क में इस्तेकाम। देखें आज पाकिस्तान में जितनी महंगाई है, उससे कहीं बढ़ के लोगों ने जखीरा अंदोज जो है वो खुलेआम है। आपका हम्म। कंट्रोल ही कोई नहीं है, आपका चेक एंड बैलेंस ही कोई नहीं है। पाकिस्तानी अवाम जो है वो परेशान है, उसको कोई समझ ही नहीं लग रही कि भाई एक चीज हम लेने जाते हैं, सुबह उसकी प्राइस जो होती है वो 50 रुपए होती है, शाम को वो चीज गायब हो जाती है, अगले दिन वही चीज हमें 70 रुपए में मिल गई है। तो कम से कम हुकूमत को चाहिए था कि अगर उन लोगों की मजबूरी है कि हम लोगों ने एक कश्ती में IMF के साथ भी सवार रखना है, एक कश्ती में हम लोगों ने प्लान बी पे भी जाना है, तो कम से कम हुकूमत जो है वो थोड़ा सा अवाम के बारे में भी सोच के कोई बजट बना लेती, जो स्टेक होल्डर है हम्म। उनको बीच में ऐड कर लेती। क्या कोई पाकिस्तानी अवाम को या किसी को कोई रिलीफ मिल जाए? सर देखें, ये जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, सब लोगों ने इलेक्शन के टाइम के ऊपर अवाम के पास जाना है। और जब अवाम के पास ये जाएंगे, उनका दरवाजा वोट लेने के लिए खड़काएंगे, तो यकीन करें सबसे पहले जो बंदे बाहर निकलेंगे वो इनसे ये सवाल नहीं करेंगे, ये उन्हें कहेंगे आप हमें वोट डालें, हम जो है हम्म। वो आने वाले दिनों में आपकी बेहतरी लेंगे। वो आपको ये बात नहीं, वो आपको ये करेंगे कि सर आप हमें ये बताएं कि पिछले 1.5-2 साल से आपने हमारे लिए क्या बेहतरी की, जो आने वाले 3-4 बिल्कुल, सालों में किया आप क्या है हमारे लिए आपने? बेहतरी कर सकेंगे। बिल्कुल। अच्छा, जो आइंदा हमारी साल का सर बजट है, इसमें विफाकी बजट में 2.4 बिलियन डॉलर की मुतवक्की इमदाद को भी उन्होंने शामिल कर लिया है। अगर IMF के साथ मामला तय नहीं होते तो इस बजट की क्या हैसियत होगी? क्या हुकूमत इस बजट पे नज़रसानी करेगी दोबारा से? सर देखें, हुकूमत को ऑटोमेटिकली, अगर तो इलेक्शन की तरफ आपने नहीं गए, IMF की तरफ से आपको बेल आउट पैकेज नहीं मिला, तो आपको हम्म। फौरी तौर पे इसके रिव्यू के ऊपर जाना पड़ेगा। क्योंकि देखें, हम्म। बहुत देर तक आप किसी भी क्राइसिस को जो है वो आप नहीं संभाल सकते। अब अगर हुकूमत ऑलरेडी 1.5-2 साल से इस क्राइसिस में है और किसी ना किसी जगह के ऊपर वो इसको कहते भी हैं अपने मुंह से कि हम लोग बहुत मुश्किलात में हैं इस वक्त, हम लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा हमारे पास इंटरनेशनल कर्जे जो है वो जो हमने पे करने हैं उसकी तलवार लटकी हुई है, तो हुकूमत को चाहिए कि भाई आप खुदा के लिए, अगर आपको नजर आए कि आप लोग इस IMF की तरफ से आपको कोई बेल आउट पैकेज नहीं मिल रहा और आपके पास आगे सर्वाइवल का चांस नहीं है, तो बजाय आप मजीद एक्सपेरिमेंट करने के कि पाकिस्तानी अवाम को घुमा के आप प्लान बी की तरफ लेके जाएं, आप पाकिस्तानी अवाम को एक ग्राउंड रियलिटी पे लेके आए। अगर आपने नई इलेक्शन कराने ना कराएं, लेकिन आप मुल्क की जो फिजा है, एक जो इंस्टेबिलिटी की है जो पूरी दुनिया में चल रही है, और जो पाकिस्तानी अवाम जो है वो इस वक्त हम्म। इनसिक्योर है, कम से कम उन लोगों को तो सिक्योर करें। मुल्क में जो स्टेबिलिटी है वो तो लेके आए कम से कम, ताकि आप, कोई बात नहीं आप ना कराएं इलेक्शन, 1 साल तक मुल्क में एक इमरजेंसी लगाएं, तमाम स्टेक होल्डर से बात करें, तमाम पॉलिटिशियन आपस में बात करें, पॉलिटिशियन आपस में बात करके इस अवाम के लिए, इस मुल्क के लिए कोई एक ऐसा रास्ता निकालें कि जिसमें अगर आपको IMF के पैकेज के बगैर आपके मुल्क का सर्वाइवल मुमकिन है, तो आप उसकी तरफ जाएं, उसके ऊपर लेके जाएं। हम्म। अभी तो हमें सबसे पहले यही चीज नजर आ रही है कि हमारे मुल्क का इस वक्त जो सबसे ज्यादा जो मसला है ना, वो सियासतदानों को आपस में एक दूसरे के इख्तलाफात हैं। वो हर रोज यही चीज शो करवाते हैं, जी ये उसने करा दिया, ये इसने करा दिया, इसका जिम्मेदार ये है, इसका जिम्मेदार ये है। भाई अवाम तंग आ चुकी है ये सुनने के लिए। अवाम अब ये चाहती है कि आप बताएं इसका जिम्मेदार वो है, ये हमें नहीं चाहिए। आप अगर इतनी अच्छी टीम है, आप अगर इस मुल्क को चलाने के लिए जिम्मेदार यहाँ पे बैठे हैं, तो आप बताएं आप अवाम के लिए क्या कर रहे हैं। आपको ये सोचना पड़ेगा।
आप इस फंड को किसी अच्छी जगह पे यूटिलाइज कर सकते हैं। आपने अभी किसी भी अच्छी कई जगह पे ऐसी यूटिलाइज किया जाना यूटिलाइज चाहिए कर था। सकते, इमरान साहब किया जाना भी चाहिए। जी, वजीर खजाना साहब इसहाक डार साहब फूड सिक्योरिटी के हवाले से गुज़श्ता रोज़ बात कर रहे थे, लेकिन जितनी तेज़ी से पॉपुलेशन पाकिस्तान की बढ़ रही है, फूड सिक्योरिटी भी ख़त्म होती जा रही है। हर रोज़ हम देख रहे हैं कि आटे, चावल और दीगर अशिया ज़रूरिया के जो निर्ख हैं उनमें नया ही रेट हमें देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए क्या इकदाम उठाने चाहिए हुकूमत को? सर इसके लिए भी बात वही है कि जो हमारे काश्तकार है, जो हमारे जिम्मेदार हैं, उन लोगों के साथ बैठना चाहिए, देखना चाहिए कि उनको एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। क्या कहीं ऐसा चक्कर तो नहीं है कि कोई बंदा किसी मुश्किलात में है, उसको वो रिलीफ दें, आप काश्तकारों को रिलीफ दें, आप उनसे बात करें। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है। हम लोग आज भी गंदम जो है वो बाहर से खरीद रहे हैं। अगर अगर पाकिस्तान में इस तरह की सिचुएशन आ गई है कि खुदा न खास्ता कोई कि हर चीज आपको इम्पोर्ट ही करनी पड़ रही है, तो फिर तो पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो सबके सामने है कि कल को ये ना हो कि हर चीज को आप इम्पोर्ट ओरिएंटेशन के ऊपर आप जाते जा रहे हैं। पाकिस्तान को आपने ठीक ही नहीं किया। आज अगर एक जिम्मेदार जो है वो परेशान है, उसको पता है कि यार मैं अपनी काश्तकारी की तरफ जाता हूँ तो मुझे इतना टैक्स, इतने पैसे, इतना इसके ऊपर बेनिफिट करना पड़ता है, और अगर मैं इसको सेल आउट करता हूँ तो मुझे इसका फायदा नहीं। तो इससे बेहतर है कि मैं इस जमीन के ऊपर कोई इंडस्ट्री बना लूं, या मैं इस जमीन के ऊपर कोई सोसाइटी काट लूं। तो वो अगर इस तरह की सोच रहा है अबल, तो उस चीज के ऊपर भी वो नहीं जा रहा अभी, क्योंकि पाकिस्तान की जो सर, जो सिचुएशन हालात है हो गए हैं, जिनकी उसमें इंडस्ट्रीज हालात थी है, उसमें उन्होंने तो तो कोई भी हाउसिंग बंदा सोसाइटीज बनाना शुरू कर दी हैं। हर जी बिल्कुल। तो हालात इस तरह के हैं, देखें अब हर तबका जो है वो परेशान है। तो अगर आपको ये नजर आ रहा है कि आपको गंदम जो है वो इम्पोर्ट करनी पड़ रही है, आपका चावल जो है वो, अगर आप जिस जो एक मुल्क जो अपनी ज़राई अजनास में खुद कफील था, और अगर आज उसको इस चीजों का सामना है, क्राइसिस का, तो आपको देखना पड़ेगा ना कि उस क्राइसिस का क्यों सामना है। इसका मतलब है कि बिल्कुल, अगर आप पिछली हुकूमत की हुकूमत बात को इस करें बारे तो में सोचना होगा, गौर करना सोचना पड़ेगा। होगा। बहुत शुक्रिया। माहिर मुआशियात इमरान एजाज साहब हमारे साथ जी मौजूद थे। हुकूमत को अपनी पॉलिसी करनी पड़ेगी, इकदाम करने पड़ेंगे, वरना अवाम तो जैसे तैसे गुजारा कर लेगी, लेकिन हुकूमत के लिए टाइम गुजारना और अवाम का सामना करना मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।